हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का 15वें लेक्चर में वेलकम करता हूं। आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैं घाव से पीड़ित था और कुछ शादी फंक्शन था जिसके चलते मैं थोड़ा व्यस्त था। अभी रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियो देख चुके होंगे क्योंकि कुछ बच्चों का फ़ोन आया और वो लोग बोले कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए आप लोग कम से कम वीडियो सारे लोग देख रहे हैं, तो यही उम्मीद है और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो अभी मैं सब दोनों चीज़ों को कवर करते हुए चल रहा हूँ, बोर्ड के बच्चों के लिए भी और जेई के बच्चों के लिए भी। तो जो बोर्ड के टॉपिक हो गए मैं उनमें ओपनली बोल दूंगा कि ये पूरा बोर्ड के लिए है, और जहाँ जेई कवर कर रहा हूँ मैं बोल दूंगा कि जेई कवर कर रहा हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाते जाते हैं और फिर साथ साथ बोर्ड के सारे टॉपिक भी चल रहे हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और बाकी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, आज का हमारा चैप्टर जो है, आज का जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जो चैप्टर हमने शुरू से ही आज तक जो हमने चैप्टर पढ़ा उसका नाम था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक पोर्शन हमने पढ़ लिया है और आज हम लोग दूसरा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। इन्हें कोई नेचर से मतलब नहीं है कि आप पोलर नेचर के हैं कि अनपोलर नेचर के हैं, आपका नेचर क्या है तो आपका नेचर क्या है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखना कि वैसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इन्हें केमिकल नेचर से कोई मतलब नहीं है, ये इनको कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से रिएक्शन करती हैं, तो क्या इनका रोल है, क्या इनका फिजिकल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मतलब कोई मतलब ही नहीं है। इनको आप डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो। देखो, डेमोक्रेटिक वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आपको पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में चुनाव होता है तो जिस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलता है वो उसी को विजयी माना जाता है। वो इरिस्पेक्टिव उसका क्या काम है, उसने क्या काम किया है, क्या प्रोग्रेस किया है। हमारा असल में देश को कोई मतलब नहीं है, मतलब चुनाव को कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है, मतलब क्या काम उसने किया कोई मतलब नहीं है। जिसने ज़्यादा नंबर जुटाए हैं वही पार्टी लास्टली जीतती है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब इसको सिर्फ नंबर से मतलब है, नंबर जुटाना है। इसको कोई मतलब नहीं है कि इसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल नेचर है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर में डेफिनेशन इसलिए मैंने लिख दिया है साफ साफ, ठीक है, कि दो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का क्या नेचर है, इससे ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया जाता है। आप कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर निकालना थोड़ा रिलेटिवली टफ काम है। तो इसी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि ये वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, इस बात को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज़ भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं ये आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि ये नंबर पे डिपेंड करता है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि डेमोक्रेसी में चुनाव होता है और चुनाव में जिस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटर मिलते हैं वही वोटर जीतता है, ठीक है, वही पार्टी जीत जाता है। तो अगर ये उसने क्या काम किया है पूरे 4 साल में, क्या काम नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि किसको ज़्यादा नंबर मिला है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी इसको बोल सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली 4 टाइप का होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होता है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
दूसरा है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से नाम बोल रहा हूँ, एक नाम तो आप लोग पहले सुन भी चुके हो। पहला नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम आप ध्यान रखें, और इन चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम धीरे धीरे करके डिटेल से स्टडी करेंगे। अब सबसे बड़ा बात यह है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास 2 तरह के केसेस अराइज होंगे। एक होगा कि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक बार ये नॉर्मल रहेगा। मतलब अब हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, आ रहा समझ में? तो एक ध्यान रखना है कि 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो वो आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आयंस में ब्रेक नहीं करता है। अगर यूरिया ले लो, चीनी ले लो, तो ये सब आयंस में ब्रेक नहीं करता है। लेकिन जब NaCl है वो आयंस में ब्रेक करता है। तो वैसे पार्टिकल्स जो आयंस में ब्रेक कर जाएंगे, आ रहा समझ में, तो उन पार्टिकल्स में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नंबर चेंज कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही चेंज करेंगे। और जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज कर गया तो आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देख लो, अब चारों का नाम आप लोग लिख सकते हो। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये चारों प्रॉपर्टी जो है ना वो मोलालिटी पे डिपेंड करते हैं। मतलब सीधे सीधे याद रखना कि एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म मोलालिटी है जिस पे ये चारों फैक्टर्स सीधे सीधे डिपेंड करते हैं। यानी अगर किसी एक के बारे में आप जान गए, जैसे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में जान गए, तो आप बाकी के बारे में आराम से जान सकते हो। तो इस तरीके से याद रखना कि ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक की वैल्यू हम जान जाएंगे तो फिर बाकी तीनों की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे बात आप ध्यान रखेंगे। और एक सारे मोलालिटी पे डिपेंड करते हैं। और फिर ये बता ही दिया मैंने कि अगर किसी एक के बारे में जान गए तो बाकी सारे के बारे में भी हम लोग आसानी से जान सकते हैं। तो देखो, मेन कंडीशन क्या क्या हो गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल इन नेचर। सॉल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका वेपर नहीं बनना चाहिए। अगर वेपर बनेगा तो फिर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में शामिल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सॉल्यूट जो होना चाहिए वो ध्यान रखना कि नॉन वोलेटाइल इन नेचर होना चाहिए। मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि सॉल्यूट पार्टिकल ही होना चाहिए, सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 2 कंडीशन कौन कौन हुए? सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बाबू, एक बार ऊपर से लेकर के नीचे तक मैं बोल दे रहा हूँ। ये डेफिनेशन मैंने बताया है, ये वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ऑब्जर्व नहीं होता है। इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ रहे हो आप लोग? डेमोक्रेसी से रिलेट किया मैंने। ये 4 तरीके के होते हैं, ये भी आपको बता दिया मैंने। और ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक की वैल्यू जान करके हम दूसरे की वैल्यू को आसानी से डिटेल में बता सकते हैं। और ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलालिटी पे डिपेंड करते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको। और लास्टली मैंने बताया कि क्या क्या कंडीशन होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करने के लिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ही ऑब्जर्व होता है, शुरू में ही मैंने बताया। और सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो चलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है समझ में आ गया तुम लोग को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो वैसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कौन कौन सा बताओ? तो पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में कॉन्सेप्ट तो आप लोग को पता है बाबू।
जब मैंने रॉल्स लॉ पढ़ाया था उस टाइम आपको ये चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं, तो आप लोग एक बार पीछे पलट करके और ये रॉल्स लॉ को दोबारा देखिएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बताया गया था कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको ये किया था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया था। मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से यदि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटाया जाता है तो इसी को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में घटाया जा रहा है, तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में यदि उसको डिक्रीज़ किया जाएगा तो फिर हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो इक्वल होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो आपको एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो चलो इसके बाद दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बोलो फटाफट, और चौथा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी। इनको और कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये नंबर्स पे डिपेंड करते हैं, इन्हें कोई नेचर से मतलब नहीं है। किसने वोट बैंक खरीदा, किसने क्या किया, चुनाव जीतने के लिए क्या हथकंडा अपनाया, उससे कोई मतलब नहीं है, वो नेचर से मतलब ही नहीं है। फाइनली नंबर किसके पास ज़्यादा है वही जीतेगा। तो इसलिए ये डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी है, ये नंबर पे डिपेंड करता है, इसको किसी एक्स्ट्रा चीज़ से कोई मतलब नहीं है। चलो इसके बाद मैंने बताया कि ये सारे के सारे लोग मोलालिटी से डिपेंडेंट होते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज़ मोलालिटी पे डिपेंड करते हैं, और चारों प्रॉपर्टी आपस में इंटर रिलेटेड होता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप जान जाओ तो फिर बाकी तीनों को आप आराम से निकाल सकते हो। ये कैसे सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है, तो ये बताओ जल्दी से, वेरी वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और कंडीशन क्या क्या है बताओ, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल होगा तो फिर हम वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व नहीं होने वाली है। यानी अभी हम लोग जो सॉल्यूट पढ़ने वाले हैं, रॉल्स लॉ में मैंने पढ़ाया था, जो रॉल्स लॉ जो पढ़ाया था तो वहाँ पे 2 केस लिया था, एक बार वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था, एक बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया था। पीछे जाकर पलटेंगे जो नहीं पढ़े हैं, तो आज वो नॉन वोलेटाइल वाले सॉल्यूट वाले केस को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वहीं पे लागू हो सकती है जहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, तो नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस तरह से नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ लिया है मैंने, ध्यान देंगे। 1 kg पानी है और उस पानी में 30 ग्राम यूरिया डाला जा रहा है। अब बताओ बाबू 30 ग्राम यूरिया डालने का मतलब कितना मोल, तो यहाँ से आप निकालिए नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया। यूरिया का फार्मूला आप लोग को पता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान देंगे, NH2CONH2 होता है। तो 1 मोल यूरिया, नंबर ऑफ मोल यूरिया का कितना आएगा, तो देखो NH2CONH2 है, तो नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2। तो जोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, मेरे को पता है ये 60 होता है। तो देखो जी 60 ग्राम है ये इसका मोलर मास। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो 30 ग्राम दिया है, तो ये टोटल जोड़ करके 60 ग्राम पर मोल आया। तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 30 ग्राम है। 30 ग्राम को 60 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दो, तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आपका आ गया 1/2 मोल। तो ये आप देख सकते हो कि यूरिया का 1/2 मोल है। इसी तरह से ग्लूकोज का निकालते हैं। देखो ग्लूकोज का भी फार्मूला जो होता है वह C6H12O6 होता है। सारे बच्चों को पता होगा ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। तो बोलो अब मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जो आएगा, ग्लूकोज होता है C6H12O6, निकाल लेते हैं। तो ये आएगा, बोलो कितना, 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6। तो बोलो 72 + 12 + 96, जोड़ करके आएगा 180। तो ये तुम्हारा 180 आया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज बताओ कितना आएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज जब आप निकालने चले
तो गिवन मास कितना है 90 ग्राम है और मोलर मास कितना है तो 180 ग्राम पर मोल है। आ समझ में? तो ग्राम ग्राम क्या हो गया कैंसिल, तो ये 1/2 मोल हो जाएगा, 1/2 मोल। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे NaCl डाला हुआ है, तो NaCl Na का पहले निकाल लो मोलर मास ऑफ NaCl बराबर, तो Na और Cl है तो Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है, मतलब ये आ जाएगा टोटल 58.5। तो मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 हो गया। गिवन मास इतना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl ये आपका आ जाएगा 29.25 ग्राम डिवाइडेड बाई 58.5 ग्राम पर मोल। अब देखो जी ग्राम से ग्राम फिर कैंसिल हो गया, ये तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे भी ये 1/2 मोल ही आया। अभी आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 3 चीज़ लिया गया है, एक बार पानी में हमने यूरिया को डाला है, एक बार पानी में हमने ग्लूकोज को डाला है और एक बार पानी में हमने NaCl को डाला है। तो अब हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि क्या इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी या इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चूंकि RLVP आपको पहले से पता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नहीं पता है तो लिख लीजिए अभी सभी लोग कि RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ऐसे मैंने अच्छे से पढ़ाया है इसको, और मैंने बताया था कि XB जो होता है वो B पे डिपेंड, B को हमने सॉल्यूट माना है शुरू से और A को सॉल्वेंट माना था। तो बोलो जी, अगर मान लो कि यहाँ पे इसमें ये लिया जाए RLVP लगाया जाए तो RLVP क्या होगा, तो RLVP जो दिया है इसमें X दिया है और ये किसके बराबर होता है, तो NB/Na प्लस NB। याद है सब लोगों को, ये क्या था NB सॉल्यूट का मोल, ये किसका मोल था, तो ये मोल था तुम्हारा सॉल्वेंट का, और ये किसका मोल था, तो ये भी था सॉल्यूट का मोल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे RLVP डिपेंड करता है। तो अब आप बात कहोगे कि सर इसका तो आधा मोल है, तो आधा मोल है तो मॉलिक्यूल की बात करोगे तो Na से गुना करना पड़ेगा, 6.022 गुना 10 के पावर 23 से गुना करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 से गुना कर दिया। इसमें भी आप वही बोलोगे कि 1/2 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 कर दिया। तो देखो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है आपस में सेम है, इसका RLVP X है और इसका RLVP Y है, ठीक है। और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आप देख सकते हो कि ग्लूकोज भी नहीं टूटने वाला है आयंस में और ना ही ये टूटने वाला है। तो आज के बाद 2 बातें याद रखिएगा आप लोग कि जब भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो 2 बातें ऊपर इसके सामने आएंगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कभी भी नंबर्स में चेंज नहीं करता है, मतलब आपने जैसे सॉल्यूशन में डाला है वैसे ही वो सॉल्यूशन के बाद भी रहेगा, मतलब सॉल्यूशन में इनका नंबर कोई चेंज होने वाला नहीं है। और अगर नंबर चेंज नहीं होगा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बदलने वाली नहीं है। तो ये सॉल्यूशन में याद रखना कि इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वह फिक्स रहेगा, इसका भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिक्स रहेगा। अभी इन दोनों सॉल्यूशन में आपने देख लिया कि इसका भी आधा मोल है और इसका भी कितना मोल है, आधा मोल है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के मोल्स आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो अगर मोल्स सेम है तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, और मॉलिक्यूल सेम है तो फिर बोल सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर पे डिपेंड करता है, वो बिल्कुल भी नंबर में चेंज वो नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में खाली अगर कंक्लूजन की बात करोगे तो यहाँ X और Y बराबर होंगे। अब जरा इसके बारे में आप लोग विचार करो कि क्या NaCl भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है। 11th में खूब अच्छे से पढ़ाया गया आप लोगों को कि NaCl कभी भी बॉन्ड के रूप में नहीं रहता है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं पता है आप लोगों को, कैटायन और एनायन के इंटरेक्शन से। और आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अपोजिट आयंस के बीच में लगता है, कैटायन और एनायन के बीच में लगता है। तो NaCl बाबू आपको पता है कि कभी भी एक जैसे NaCl मतलब NaCl ही नहीं रहेगा। NaCl जब होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो आपने लिया है इसका आधा मोल, तो यहाँ पे भी Na प्लस भी बनेगा आधा मोल और Cl माइनस भी बनेगा आधा मोल।
तो देखो इनिशियली आधा मोल है, लेकिन फाइनली इनका मोल जो है वो 1/2 + 1/2 मतलब 2/2, तो ये कैंसिल होकर के हो गया 1, यानी फाइनली नंबर ऑफ मोल्स इसका इंक्रीज कर गया है। NaCl का नंबर ऑफ मोल क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जबकि आप ग्लूकोज लीजिए, यूरिया लीजिए, इनको आप शुरू में जितना रखिएगा लास्ट में भी उतना ही है, ये इसको भी जितना रखिएगा उतना ही रहेगा। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, और इनफैक्ट बोल सकते हो कि इनका नंबर ऑफ पार्टिकल जो है दुगना हो गया है ना। तो इनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों का इसके तुलना में 1/2 हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि x और y और z की बात करोगे तो z/2 आपस में तीनों बराबर होंगे। मतलब अगर बात करी जाए कि x को दुगना करे y को दुगना करे तो भी ये z के बराबर होंगे। तो इस तरीके से बाबू आप लोगों को समझ में आया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के केस में चेंज हो जाता है, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में चेंज नहीं करता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट कीजिए। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों रहेंगे तो आप लोग को ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में वो आयंस में ब्रेक करेगा, और आयंस में जहाँ ब्रेक किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपके इंक्रीज कर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा। देखो इसका ये 1/2 तो है ही, तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो टोटल जोड़ के तो 1 हो गया ना जी। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जो हो गया वो दुगना हो गया और उनके नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहे। तो क्वेश्चन हमारा शुरू में यही था कि RLVPX है, RLVPY है, RLVPZ है, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो अब आप लोग को रिलेशन तो दिख रहा है, x बड़ा दिखा रहा है, बिल्कुल गलत है, गलत है ना, क्योंकि ये दुगना तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें। अच्छा अब देखो ये x <y z, तो z बड़ा है y से और y बड़ा है x से। तो देखो ये बात तो सही है, लेकिन बात कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ जा रहा है कि x जो है वो y से बड़ा, सॉरी y जो बड़ा है x से, वो गलत है। x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कि जैसे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वैसे ही ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब तो समझ आ रहा है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब होता है कि वो आयंस में ब्रेक करने वाले नहीं हैं। तो चलो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे आते हैं तो ये तो सही है, लेकिन ये वाला पोर्शन फिर गलत हो गया। मतलब ये z भी इन दोनों के बराबर नहीं है। x और y तो बराबर है बट z इनके बराबर नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ तो x और y बराबर भी हैं और ये दोनों z से छोटे भी हैं। इसका मतलब मेरा आंसर ये है। तो मैंने कैसे पकड़ा, तो देखो अगर आपको कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया है और सॉल्यूट का पार्टिकल्स का नंबर दे रहा है तो आप नंबर से चेक करो कि जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा आएगा वो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। आया समझ में? उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा। अब देखो जैसे अगर यहाँ पे NaCl की जगह MgCl2 ले लेते हैं तो MgCl2 में Mg और 2 Cl, तो टोटल 3 आयन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे और कुछ कहानी चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग उस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर होगा। हम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ही साथ लेकर के चेक करा देंगे आप लोगों को कि किस तरह से ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। और RLVP से मैंने कैसे रिलेट किया, NB मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली है। देखो ज़रा, मतलब जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसका RLVP ज़्यादा, तो नंबर ऑफ मोल किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो RLVP भी इसका ज़्यादा होगा। यानी Z ज़्यादा होगा और XY कम होंगे। तो नोट करिए आप लोग। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रोलाइट्स दिया हुआ है। एक NaCl है, एक MgCl2 है, एक AlCl3 है और एक है Al2SO4 थ्राइस। ये मैंने 4 इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को दिया है और आप लोगों को ये भी दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनके सेम है। तो आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इनका कंपेयर करना है।
तो देखो बाबू, अब बात डिस्कशन हमारा यहाँ पे पहुँचा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दो केसेस में चेंज कर सकता है। एक केस होगा जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और एक केस होगा जब कि इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई झमेला ही नहीं है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज करने वाले नहीं हैं। यानी पार्टिकल्स चेंज करने वाले हैं तो वो सिर्फ किस केस में चेंज करने वाले हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में चेंज करने वाले हैं। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन वो एक्चुअली में सेम होंगे नहीं, क्योंकि वो आयंस में ब्रेक करेंगे, और आयंस में ब्रेक करने का मतलब आपका डिसोसिएशन हो रहा है। तो अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही आपको दिया, इसका मतलब दो बातें दिमाग लगाइए, या तो हो सकता है डिसोसिएशन और नहीं तो हो सकता है एसोसिएशन। तो जहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, तो अब इलेक्ट्रोलाइट में भी दो तरह का, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा 100% आयंस में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयंस में ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन पार्सली भी तो डिसोसिएट करेगा ना जी। इसका मतलब जैसे मान लो कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl जब टूटेगा तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो शुरू में एक पार्टिकल था, लेकिन टूटने के बाद तो दो पार्टिकल हो गए। इसी तरीके से अगर तुम एसिटिक एसिड को ले लो, एसिटिक एसिड CH3COOH है, तो ये वीक एसिड है और ये पूरा आयंस में ब्रेक नहीं करता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये आयंस में तो टूटेगा, पूरा नहीं टूटा तो ठीक है, थोड़ा भी तो टूटेगा। और अगर थोड़ा सा भी ये ब्रेक किया तो इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू 1 तो नहीं रहा ना, 1 से तो कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, मानते हैं कि CH3COO और H+ में नहीं टूट पाएगा, तो अगर ये टूट जाता तो 2 हो जाता, लेकिन ये पूरा आयंस में नहीं टूट रहा है। लेकिन ठीक है, मान लो कि 1.5 हुआ, 1.6 हुआ, कुछ तो वैल्यू होगा, लेकिन 1 से तो ज़्यादा होगा। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, यानी इनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगे। लेकिन वहीं एसोसिएशन के केस में क्या होता है कि एसोसिएशन में 2 लोग मिल करके एक बन जाते हैं, 3 लोग मिल करके एक बन जाते हैं। अगर 2 लोग मिल करके एक बनेंगे तो उसको डाइमराइजेशन बोलेंगे। अगर 3 लोग मिल करके एक बनेंगे तो ट्राइमराइजेशन बोलेंगे। अगर n मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बनेंगे तो उसको पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ये करा रहे हैं, एसोसिएशन करा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स घटेगा, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगा। तो एसोसिएशन में घटेगा और डिसोसिएशन में बढ़ेगा। तो इस बात को हमेशा अब ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के केस जब भी आएगा, दोनों बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि या तो डिसोसिएशन होगा, नहीं तो एसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन में भी 2 बात याद रखोगे कि इलेक्ट्रोलाइट मेरा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे। आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि वो पार्शियली भी डिसोसिएट करेगा, तो कुछ ना कुछ आपको पार्टिकल्स का नंबर दे जाएगा, जो कि शुरू के नंबर ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा होगा। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका चेंज करने वाला नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपका बदलने वाला नहीं है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज नहीं कर पाएगा। ग्लूकोज है ग्लूकोजे रहेगा, यूरिया है यूरिया ही रहेगा, चीनी है चीनी ही रहेगा। ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज करने वाले नहीं हैं। यानी पार्टिकल्स को चेंज करने वाले जो है वो 2 ही लोग हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग के केस में तो डायरेक्ट हम लोगों को 2 मिल जाएगा, अगर 3 भाग में टूटा तो 3 मिल जाएगा। लेकिन वीक रहेगा तो अब कितने भाग में टूट रहा है, अगर 2 भाग में टूट रहा है तो 2 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अगर 3 में टूट रहा है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग में पूरा मिलता, वीक में थोड़ा कम मिलता, लेकिन फिर भी डिसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, और ज़्यादा मिले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को ज़रा हम लोग बाबू समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है NaCl, और इसको जब आप आयन में तोड़ोगे तो Na+ और ये Cl- में टूटेगा। इसी तरीके से देखो MgCl2 है तो ये टूटेगा Mg2+ और 2Cl- में। AlCl3 है तो AlCl3 टूटेगा Al3+ और 3Cl- में।
और जो लास्ट हमने लिया है Al2SO4 थ्राइस, तो देखो बहुत सारे बच्चों को ये गड़बड़ होता है, ये यहाँ तक तो आसानी से तोड़ लेते हैं क्योंकि आपको दिखता है कि एक एल्युमिनियम है और 3 Cl है, तो Al पे 3 प्लस होगा और Cl पे तो एक ही माइनस होता है, तो 3 Cl लेंगे तब जा कर के चार्ज मेंटेन होगा। Mg 2 लॉस करता है तो दोनों Cl मिल करके गेन कर लेगा, Na एक अकेला लॉस करता है तो Cl भी अकेला गेन कर लेगा। यहाँ तक तो बातें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आती हैं, लेकिन जब इस तरह का मिलता है तो थोड़े आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, देखो कैसे। अब आपको पता है एल्युमिनियम पर इसका वाला लेके जाओ, पहले कटायन मिलता है और फिर एनायन मिलता है। आयन्स में तोड़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, 9th में पढ़ाया गया होगा आपको कि आप क्या कीजिए कि इधर की वैलेंसी को उधर ले आइए, खींच लीजिए। तो देखो 3 खींचे थे ना, इसका 1 इस पे आ गया था, तो 3 गया इस पे और 1 रह गया इस पे, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ 1 है, तो 1 चला गया Cl पे और 3 चला गया Al पे। तो एल्युमिनियम और SO4 अब ज़रा समझो, जब 2 भाग में हमने तोड़ दिया तो इसका 3 ले जाएंगे। हम बोले कि पहले कैटायन बनता है और फिर एनायन बनता है। इस कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हुआ कि ये 3 जो होना चाहिए इस पे और ये 2 जो होना चाहिए वो इस पे। इधर कैटायन है तो इस पे प्लस और एनायन है तो इस पे माइनस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दूसरा बात ये समझना है आप लोगों को कि एल्युमिनियम का नंबर 2 है और सल्फेट का नंबर 3 है। देखो एल्युमिनियम 2 है और सल्फेट कितना है, 3 है। अच्छा, वैसे भी अगर ये भी ना समझ में आता तो ये तो क्लियर है ना कि एक एल्युमिनियम 3 प्लस मैंने 3 लॉस और 2 अगर रहेगा तो 6 लॉस होगा, तो यहाँ गेन करने के लिए हमको 3 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सल्फेट 2 गेन कर रहा है तो 3 सल्फेट मिल करके 6 गेन करेंगे, तो 6 लॉस भी हुआ 6 गेन भी हो गया। तो इस तरह से आयंस में ब्रेक करते हैं। अब मान लो कि ये 1 मोल है शुरू में, तो बाद में क्या होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो टोटल मोल कितने हो गए, टोटल मोल हो जाएंगे 2। अब मान लो कि ये शुरू में 1 मोल था तो ये भी 1 मोल, लेकिन ये कितना हो गया, 2 मोल, साफ साफ दिख रहा है। तो बताओ इसके टोटल मोल कितने हो गए, इसके टोटल मोल हो गए 3। इसी तरीके से अगर इसका भी एक ही मोल लेते हो तो ये 1 मोल और ये 3 मोल, तो इसके टोटल मोल कितने हो गए, तो इसके 4 हो गए। इसी तरीके से इसका अगर 1 लेते हो तो ये 2 मोल और यहाँ से ये 3 मोल, तो टोटल इसके कितने हो गए, 5 मोल। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिया, ये आयंस में ब्रेक कर गए और आयंस में ब्रेक करके नंबर को बढ़ा दिया, और जैसे ही ये नंबर बढ़ेगा तो अब इनका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज कर जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप सजा लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा होगा Al2SO4 थ्राइस, इसके बाद होगा AlCl3, इसके बाद होगा MgCl2 और सबसे लास्ट में होगा NaCl। तो इस तरह से बाबू आप लोगों को दोनों चीज़ें मैंने सिखा दिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट का तुलना आप इलेक्ट्रोलाइट से मत करना। अगर सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं तो उनमें आप आयंस चेक कर लेना, जिसके आयन ज़्यादा बनेंगे उसके नंबर ज़्यादा होंगे और जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, जिसका सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर कम होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग वांट ऑफ फैक्टर एक देख लेते हैं टॉपिक, और उसके बाद से हम लोग फिर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे वापस आएंगे। क्योंकि देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जहाँ वेरिएशन करेगा वो वाला पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट का पोर्शन है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ही देख लेते हैं और तब हम लोग देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इससे क्या होगा कि आपको टफ चीज़ पहले मिल जाएगा जिसको आसानी से आप टैकल कर लेंगे, और फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला केस आएगा जहाँ पे कुछ वेरिएशन नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स इजी आते हैं और आप डायरेक्टली उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो पहले हम लोग नॉर्मल, अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा 2 भाग में बट गया है,
एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो वास्तव में जो दिख रहा है वो आपके सामने है नहीं। ये आपको 1 मोल दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में इसके कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ये आपको 1 मोल दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में इसके 3 मोल हैं। ये 1 मोल है, इसके एक्चुअल में 4 मोल है। ये 1 मोल है, एक्चुअल में इसके 5 मोल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बाबू कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसके चेंज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यही चेंज अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो वॉन्ट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट लेकर के सॉल्यूशन बन रहा है तो उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट को देख करके उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो दिख रहा है वास्तव में वो है ही नहीं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि पहले हम लोग ये देख लेंगे टॉपिक कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है और वॉन्ट ऑफ ने किस तरह से इनको इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के सॉल्यूशन तैयार किया और उन्हें क्या क्या डेविएशन दिखाई दिया। अगर ये चीज़ें देख लेंगे तो फिर लास्ट में हम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस आसान है, वो हमें इजीली समझ में आएगा। ठीक है।